अब है एक और हिस्सा 51 तो मैंने आपको बता दिया, एक और हिस्सा है जो इसके अंदर जोड़ा गया, वो है 51 के, 51 के या 51 ए। ये क्या है? ये हिस्सा हमारे संविधान के अंदर बाद में जोड़ा गया और जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसके अंदर कुछ हिस्से ये भाग जोड़ा गया था और इसी के एक नया भाग भी जुड़ा, उसी को नाम दिया गया 4K या 4A और आर्टिकल या अनुच्छेद जोड़ा गया 51K या 51A। इसके अंतर्गत आते हैं मौलिक कर्तव्य, जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे और उनसे जुड़े हुए भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए, जैसे 2013 के MTS SSC का जो मल्टीटास्किंग का एग्जाम है उसमें सवाल आया, CDS के एग्जाम में भी मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज का क्वेश्चन आया। और उसे शुरू करने से पहले जो लास्ट बिंदु है ये SSC का सवाल है जो मैंने बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। इसमें दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकार की एक घोषणा करी थी जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन। उसके अंतर्गत जो प्रावधान है या जो उसके अंदर मुख्य बिंदु हैं वो भारत के संविधान के कौन से हिस्से में प्रदर्शित होते हैं, ये क्वेश्चन आया था। तो हमारा आंसर होगा कि ये जो दो भाग हमने पढ़े हैं अभी तक, भाग 3 जिसमें मौलिक अधिकार और भाग 4 जिसके अंतर्गत है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, पार्ट 3 के अंदर है फंडामेंटल राइट्स और पार्ट 4 के अंदर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या DPSP। तो इनके अंतर्गत जो अनुच्छेद है वही सार्वभौमिक मानव अधिकार की घोषणा को प्रदर्शित करते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है वो आ गया मौलिक कर्तव्य। अगले पेज पे आप खोलेंगे, पेज नंबर 16 पे। तो मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज के क्या क्या क्वेश्चन है एक बार मैं बता देता हूँ। यूपी PCS के अंदर क्वेश्चन आया कि भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज किस कमेटी की सिफारिश पर की गई, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। और MTS 2013 मल्टीटास्किंग SSC और CDS में 4 विकल्प दिए गए और उनमें एक विकल्प था नीचे की तरफ उपरोक्त सभी और 3 दिए गए उसमें मौलिक कर्तव्य और पूछा कौन से मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में उल्लेखित है, तो हम आंसर था उसमें उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर एक एक करके उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ और साथ ही हम ये भी कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके बारे में परीक्षाओं में पूछी गई है, उनको एक बार अब मैं पढ़ा देता हूँ। तो जो मौलिक कर्तव्य है हमारे संविधान में, एक तो इसके लिए कौन सा भाग है, तो भाग 4K और अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल कौन सा है, तो 51K या 51A, ये हमारे मौलिक कर्तव्य को दर्शाते हैं। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हमारे संविधान में इसको जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसके बारे में मैंने कई बार चर्चा करी थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो उस समय देश में आपातकाल की घोषणा की गई। तो जब आपातकाल या इमरजेंसी लगा दिया गया देश में, तो बहुत सारे ऐसे कानून इंदिरा गांधी ने बनवाए जिसके द्वारा नागरिकों के अधिकारों को तो कम किया जा सके, संकुचित किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार सरकार के पास में आ जाए। उसी संदर्भ के अंदर ये संविधान में संशोधन किया गया। आप ध्यान रखिए कि जो हमारे यहाँ आपातकाल लगा था वो कब लगा था, जून 1975 से लेकर 1977 तक, और इसी दौरान ये संविधान में संशोधन कर दिया गया। और इतनी ज़्यादा परिवर्तन संविधान में इस संशोधन से किए गए, इतने ज़्यादा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में इसके द्वारा किए गए कि इसी को कहते हैं माइनर कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। तो इस संविधान के अंतर्गत एक नया हिस्सा जोड़ा गया जो हिस्सा है 4A या 4K जो मैंने ऊपर लिखा है। तो इस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटीज इसके द्वारा शामिल की गई। और किस कमेटी की सिफारिश पर इन्हें शामिल किया गया, हमारा आंसर होगा स्वर्ण सिंह समिति।
स्वर्ण सिंह कौन थे? स्वर्ण सिंह जो है उस समय के गृह मंत्री थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, तो इन्हीं को जिम्मेदारी दी गई कि आप मौलिक कर्तव्य के बारे में सलाह दें, और इन्होंने ही मौलिक कर्तव्य के संबंध में अपनी रिपोर्ट सरकार को दी, जिसे संविधान में शामिल किया गया। दूसरा, थर्ड पॉइंट है इसके अंदर, ये क्वेश्चन है पीसीएस में, यूपी पीसीएस के अंदर। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक कर्तव्य को कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो इसमें आंसर आएगा रशिया या रूस से इन मौलिक कर्तव्य को ग्रहण किया गया। क्यों? क्योंकि रूस और आज की तारीख में चीन, ये देश ऐसे हैं जहां पर साम्यवाद की स्थापना हुई थी। तो जहां कम्युनिस्ट और साम्यवाद होते हैं वहां पर नागरिकों के अधिकार बहुत ही संकुचित होते हैं। इसीलिए हमने रूस से ही इन मौलिक कर्तव्य को ग्रहण किया था। तो तीनों पॉइंट जो है एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पढ़ते हैं एक एक करके इनके बारे में। इससे पहले एक दो बिंदु और स्पष्ट कर लेते हैं। ये भी क्या है? गैर न्यायोचित, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो कानून के द्वारा इन्हें भी लागू नहीं कराया जा सकता है। जैसे किनको? जैसे भाग 4 आपने पढ़ा आज। भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी गैर न्यायोचित होते हैं, उसी प्रकार से ये भी नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसके अलावा ये केवल भारतीयों पर ही लागू होते हैं, केवल भारतीयों पर लागू होते हैं। इसका संदर्भ ये हो गया कि विदेशी नागरिक जो भारत में होंगे उनसे अपेक्षा नहीं की जाएगी कि जब राष्ट्रगान गाया जाएगा और हिंदी भाषा में यदि वो अनभिज्ञ हैं तो उन पर ये कर्तव्य का भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भाषा से अनजान है। इसलिए मौलिक कर्तव्य जो है वो केवल भारतीयों के संदर्भ में ही है। अब एक एक करके पढ़ते हैं कौन इसके अंदर मौलिक कर्तव्य का। एक क्वेश्चन और आप लगे हाथ कर लीजिए कि जब 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया तो उस समय पर यह कर्तव्य की संख्या 10 थी। उसके बाद जब हमने संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार और शामिल कर लिया तो वर्तमान के अंदर कर्तव्यों की संख्या कितनी होगी? 11। एक ये ध्यान रखना है वर्तमान में। और कौन सा नया जोड़ा गया? जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, वो 11वां कर्तव्य है। अब पढ़ते हैं 11 कर्तव्य कौन कौन से। सबसे पहला जो कर्तव्य है, और आपको इस रूप में ध्यान रखना है, मैंने आपको बता दिया कि 11 कर्तव्य यदि आपको एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो वो आसानी से याद रह जाएंगे, इतने सरल है। और एमटीएस और सीडीएस के एग्जाम में उन्होंने 4 विकल्प इसीलिए दिए थे ताकि जिसने एक बार पढ़े होंगे तो वो सही से आंसर लगा सकता है कि उपरोक्त सभी के सभी जो है मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में। सबसे पहले तो है कि राष्ट्र के जो प्रतीक हैं, राष्ट्र का जो ज्ञान है, हमारा जो गान है उसका सम्मान करना। जैसे हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, राष्ट्रीय ध्वज हो गया या हमारा राष्ट्रगान होगा, उनके प्रति सम्मान का भाव पहले कर्तव्य ये है। दूसरे में दे दिया कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन हुआ 1947 में, स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय आंदोलन जो था उसके प्रेरक आदर्शों का पालन करना। यानी कि जो नेशनल मूवमेंट के दौरान हमारे आइडियल्स थे उन आइडियल्स को प्रमोट करना या उनको फॉलो करना, यह है दूसरा। तीसरा हो गया देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता, यानी कि यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी जो देश की है उसकी रक्षा करना। चौथा हो गया कि राष्ट्र की, देश की रक्षा और राष्ट्र सेवा। मान लीजिए युद्ध की स्थिति पैदा होती है दुर्भाग्यवश, तो ऐसे में हर योग्य या हर वयस्क भारतीय का ये फर्ज है कि वो जाकर सरकार की सहायता करे और यदि सैनिकों की जरूरत है तो सैनिक के रूप में भर्ती भी हो। यही राष्ट्र सेवा का तात्पर्य है। चौथा हो गया। पांचवें के अंदर दे रखा है देश में बंधुत्व या भाईचारे को बढ़ाना, समरसता लिखा वर्ड, यानी कि टू प्रमोट ब्रदरहुड इन द कंट्री। ऐसा ना हो विद्वेष फैलाने का काम करें, तो पांचवा कर्तव्य। छठा कर्तव्य है कि भारत की एक संस्कृति है जो विशिष्ट है, जो अनूठी है, जो दुनिया में कहीं नहीं है, वह है समन्वित संस्कृति, कंपोजिट कल्चर। भारत में हिंदू बहुसंख्यक है लेकिन अन्य बहुत सारे समुदाय हैं, इसीलिए
विश्व में आप कोई भी अन्य देश में जाएंगे तो आपको दिखाई देगा एक से रंग के लोग होंगे, एक सी भाषा बोलने वाले और एक सा ही धर्म होगा। भारत एक ऐसा विशिष्ट देश है, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है जहां इतने अलग अलग समुदाय और भाषाएं और चेहरे मोहरे से भी भिन्न लोग प्राप्त पाए जाते हैं। तो इसीलिए भारत की समन्वित संस्कृति को सम्मान करना। 7वें और 8वें के अंतर्गत दे रखा है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसकी रक्षा करना और पशुओं और जीवों के प्रति दया का भाव रखना। ऐसा ना हो कि हम पशु की हत्या करें बलि का नाम देकर या अपनी पेट पूजा करने के नाम देकर। ये सारे के सारे जो है कर्तव्य में शामिल नहीं है। हमारा कर्तव्य तो जीवों के प्रति दया भाव करता है। फिर अगला दे रखा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना, साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना, मानववाद को प्रोत्साहित करना। इसका तात्पर्य क्या होता है, मैं हर बार ये प्रयास करता हूँ, इसकी चर्चा आप लोगों से जरूर करूँ। आप युवा हो, देश का भविष्य हो, तो आपको जरूर पता होना चाहिए। जैसे भारत के अंदर बहुत सारी अंधविश्वास हैं अज्ञानता के कारण। उन अज्ञानता के कारण ही इसको हमने परंपराएं बना लिया है। जैसे हमारे बहुसंख्यक समाज के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो जीवन का, चाहे कारोबार शुरू करना हो, चाहे विवाह आदि हो, तो उसमें जन्म पत्री का इस्तेमाल किया जाता है, जिस जन्म पत्री का कोई वैज्ञानिक आधार हमें प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना, मंगलवार को नाई के यहाँ बाल न कटवाना, तो ये सारी चीज़ें अज्ञानता के कारण है। और विज्ञान ऐसा कोई विभाजन नहीं करता जो ये बताता हो कि मंगलवार को बाल कटवाने से ये समस्या उत्पन्न होगी, शनिवार को लोहा खरीदने से ये समस्या उत्पन्न होगी। इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो ऐसे अंधविश्वासों को दूर कर अपने जीवन को सरल बनाएं और जटिलताओं को दूर करें। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसका ये कहीं तात्पर्य नहीं है कि कला वर्ग के, कॉमर्स के बच्चे केवल साइंस ही लें। नहीं, साइंस का मतलब है आप अपने तर्क और अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करेंगे किसी भी चीज को जांचने से पहले। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। कुछ दिनों पहले भारत में आपने देखा बेंगलोर में, दिल्ली में इस तरीके की घटनाएं हुई जिसमें सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, बसों को आग लगा दी गई। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा जो है और हिंसा से दूर रहना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। और इसके 10वां जो कर्तव्य है वो दे रखा व्यक्तिगत और सामूहिक उत्कर्ष को बढ़ाना। इसका अर्थ यह हो गया कि इंडिविजुअल और कलेक्टिवली हम अपनी ग्रोथ करें। अगर मुझे किसी चीज़ की जानकारी है और मैं समाज के अंदर उस जानकारी से एक रोशनी और प्रकाश पैदा कर सकता हूँ, तो मेरा ये कर्तव्य है कि उस बात को मैं लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि मेरे व्यक्तिगत के साथ साथ में सामूहिक उत्थान हो, यानी कि कलेक्टिव अपलिफ्टमेंट हो। और 11वां कर्तव्य आखिरी कौन सा है? शिक्षा का अधिकार, जो मैंने आपको बताया हमारे संविधान के अंदर जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इस तरीके से 11 कर्तव्य याद कर लीजिए। अगला जो टॉपिक दे रखा है मैंने, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये टॉपिक पेज नंबर 16 पे ख़त्म हुआ। अगला जो है वो है विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं। ये मैंने टॉपिक क्यों दे रखा है और क्या इनसे संबंधित सवाल आते हैं और किस प्रकार के आते हैं। एसएससी से लेकर और कांस्टेबल तक के एग्जाम में इससे जुड़े हुए सवाल आए हुए हैं। आप 2019 में डीपी कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, उसमें सवाल है। इसके अलावा एसएससी के एग्जाम में सवाल है। क्या मतलब हो गया राजनीतिक विचारधाराओं का? देखिए, जैसे भारतवर्ष है तो भारत के अंदर जो प्रणाली है उसे कहते हैं संसदीय प्रणाली, इसे कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके विपरीत आप चीन में देखिए, आप पढ़ते हैं चीन में शी जिनपिंग जो है आजीवन राष्ट्रपति के रूप में उनकी नियुक्ति की गई है, चुनाव नहीं किया गया उसमें। तो चीन के अंदर क्या है, किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं होता है। तो इस प्रकार से चीन में अलग राजनीतिक व्यवस्था है। तीसरा देश ले लीजिए अमेरिका। अमेरिका में आप पाते हैं प्रधानमंत्री का आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद नहीं है। तो वहाँ सारी शक्तियाँ किसके पास निहित है, किसके पास में है? वहाँ के प्रेसिडेंट के पास में। इस तरीके से विश्व भर के अंदर अलग अलग प्रकार की प्रणालियाँ हैं जिनसे संबंधित एग्जाम में सवाल आते हैं। सबसे पहले दे रखा है साम्यवाद या वामपंथी, इन्हीं को इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिस्ट। और ये विचारधारा एक ऐसा कोड है जिसने दुनिया भर के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान जो है मानव अधिकार को पहुंचाया है। सबसे खतरनाक जो राजनीतिक व्यवस्था विश्व भर में है जिसने मानवता को नुकसान पहुंचाया है, तो वो है साम्यवाद या वामपंथी। वामपंथी को क्या कहते हैं? इनको आजकल आप सुनते होंगे लेफ्टिस्ट।
इन्हीं को कहते हैं कम्युनिस्ट। तो ऐसा क्या है इनके बारे में? इनके बारे में आप इनको समझने के लिए आप उदाहरण ले लीजिए चीन का। आप ये देखते हैं कि चीन की सीमाएं 14 देशों के साथ में लगती हैं। सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमाएं लगने वाले 2 देश हैं, रूस और चीन। और चीन का झगड़ा कितने देशों के साथ में? 21 देशों के साथ में। तो ये जो साम्यवादी विचारधारा जहाँ पर राजनीति में प्रचलित होती है, जैसे चाइना के अंदर है कम्युनिज्म, तो वहाँ पर चुनाव नहीं होते और जो वहाँ का मुखिया होता है राष्ट्रपति, जैसे चीन का मुखिया है राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, तो संभवतः वो एक ही विचारधारा के साथ आगे चलता है कि मुझे अपनी देश की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने के लिए यदि पड़ोसी देशों के साथ की सीमाओं का अतिक्रमण करना पड़े, यानी कि उनकी ज़मीनों को हथियाना भी पड़े, तो भी सही रहेगा, क्योंकि अपनी लोकप्रियता को जनता में बनाए रखने के लिए चुनाव जैसा कोई विकल्प नहीं है। तो वो एक ही विकल्प अपनाता है, राष्ट्र प्रेम को ओतप्रोत किया जाए, और युद्ध जो है, युद्ध काल के दौरान राष्ट्र प्रेम सबसे ज़्यादा जागृत होता है। तो उन्होंने एक नीति अपनाई हुई है कि 14 देशों से सीमाएं लगती हैं। यदि हर महीने एक एक देश के साथ वो झगड़ा करते रहेंगे तो देश भर की जो जनता है उसका ध्यान पूरे समय पर केवल इन्हीं मुद्दों के ऊपर रहेगा। वहाँ पर जनता को अपनी आवाज़ रखने के लिए या अपने मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स के बारे में, दूसरे अधिकारों का विकल्प ही नहीं रहेगा। सरकारी जो मीडिया है वो केवल यही चर्चा करता रहेगा कि गलवान घाटी में भारत ने हमला किया था, इसलिए हमने उनके मुंह तोड़ जवाब दिया। इस तरीके से जो अहम मुद्दे हैं उनसे अपनी जनता का ध्यान भटकाते हैं। तो जहाँ भी ये कम्युनिस्ट देश है, हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी सीमा चीन के साथ लगती है और उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं कि आए दिन तनाव जो है हमारे इन सीमाओं पर अरुणाचल प्रदेश से लेकर और लद्दाख तक लगातार बना हुआ है। तो साम्यवादी जो व्यवस्था है इसके अंतर्गत जो विशेषताएं हैं वो ये है कि साम्यवाद के अंदर चुनाव का विकल्प नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो है कि यहाँ एक दलीय व्यवस्था होती है। तो वामपंथी जो है या वामपंथ की व्यवस्था जिन देशों में है, 3 देश के नाम हम देखते हैं, चीन, वियतनाम, यानी कि जो हम बात कर रहे हैं अगस्त 2020 के अंदर, तो कौन से देश हैं जहाँ पर ये व्यवस्था भी प्रचलित है? उसमें चीन, वियतनाम और एक और देश है क्यूबा। ये 3 देश हैं जहाँ अभी भी इस व्यवस्था का प्रचलन है। और ये एक दलीय व्यवस्था होती है। एक दलीय मतलब हो गया सिंगल पार्टी। आप देखते हो भारत में जो चाहे वो अपना राजनीतिक दल बना सकता है और निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर कराएगा अपनी पार्टी को और चुनाव लड़ सकता है। लेकिन वहाँ पर एक ही पार्टी है, वो है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। वही एकमात्र राजनीतिक दल है, अन्य किसी को दल गठित करने का अधिकार नहीं है। ये हो गया वामपंथ। दूसरा विकल्प दे रखा है इसके अंदर राष्ट्रपति या अध्यक्षात्मक प्रणाली। ये जो राष्ट्रपति प्रकार की या अध्यक्षात्मक प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसके बारे में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी के एग्जाम में, उसमें पूछा गया है। और ये प्रणाली कौन से देश में है? ये प्रणाली है अमेरिका में। तो उसी के संदर्भ में सवाल एग्जाम के अंदर आया कि कौन सी प्रणाली ऐसी है जिसके अंदर मंत्री की नियुक्ति के लिए सीनेट की मंजूरी लेनी होती है। जरा मैं इसको समझा देता हूँ ठीक तरीके से। देखिए, अमेरिका के अंदर जो है राष्ट्रपति, पहला पॉइंट तो राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसएससी के एग्जाम में सवाल आया कि भारत की संसदीय प्रकार की प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसकी क्या विशेषता है? हमारे यहाँ राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, राष्ट्रपति नहीं है। यानी कि वहाँ पर राष्ट्रपति जो है संसद के प्रति इस रूप में जवाबदेह नहीं है जैसे भारत में। भारत में तो यदि कोई भी सरकार है तो उसे 272 सांसदों का बहुमत चाहिए लोकसभा में। यदि एक भी सांसद कम होगा तो सरकार गिर जाएगी। लेकिन अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति 4 वर्ष के लिए चुना जाता है, उसे अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन जैसे हमारे यहाँ लाया जा सकता है सरकार को गिराने के लिए। ऐसा कोई विकल्प वहाँ पर नहीं है। दूसरा हो गया कि मंत्रियों की नियुक्ति, ये क्वेश्चन है जो एसएससी में आया। तो मंत्रियों की जो नियुक्ति है उसके बारे में क्या विकल्प है? मंत्रियों की नियुक्ति का पूरा अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को है।
तो वो जिसे चाहे मंत्री बना सकता है। भारत में कैसे मंत्री बनाया जा सकता है? भारत में अगर बात करें हम केंद्र में, सेंटर में, तो मोदी जी मंत्री बना सकते हैं ऐसे किसी व्यक्ति को, या तो वो सांसद हो यानी कि लोकसभा का या राज्यसभा का मेंबर हो, और यदि वो मेंबर नहीं है तो मंत्री बनने के 6 महीने के भीतर उसे सदस्यता ग्रहण करनी होगी। इंडिया में तो या भारतवर्ष में तो ये प्रक्रिया है, लेकिन अमेरिका में क्या है? अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति किसी को भी मंत्री बना सकता है, हालांकि उसे मंजूरी लेनी होगी वहाँ के ऊपरी सदन की, यानी कि अपर हाउस की, जिसे कहते हैं सीनेट। अमेरिका के अंदर जो संसद है, जिसको अमेरिका में कांग्रेस कहा जाता है, हमारे यहाँ तो राजनीतिक दल है कांग्रेस, अमेरिका में संसद है, और संसद के 2 हिस्से हैं, एक तो कहलाता है निम्न सदन, एक कहलाता है उच्च सदन, यानी कि इसे कहते हैं लोअर हाउस, इसे कहते हैं अपर हाउस। तो हमारे यहाँ पर तो निम्न सदन कहते हैं लोकसभा को, वहाँ पर कहते हैं प्रतिनिधि सभा, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये प्रतिनिधि सभा कहलाती है। और उनके यहाँ पर दूसरा होता है उच्च सदन, हमारे यहाँ उच्च सदन में आती है राज्यसभा, और उनके यहाँ पर कहलाती है सीनेट। तो एसएससी के एग्जाम में सवाल आया कि अमेरिका के अंदर मंत्री बनने के लिए किसकी अनुमति चाहिए, तो एक बार डोनाल्ड ट्रंप जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, अगस्त 2020 तक अमेरिका के, वो अपने दामाद को, अपनी बेटी को मंत्री पद पर नियुक्त कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्हें बाद में मंजूरी लेनी होगी, और उनके लिए बाध्यता नहीं है कि वो सदस्य होने चाहिए सीनेट के। इंडिया में बाध्यता है, यदि या तो वो सदस्य होगा सदन में से किसी का, राज्यसभा का, लोकसभा, या फिर मंत्री बनने के 6 माह के भीतर उसे सदस्यता ग्रहण करनी होगी। एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है अमेरिका के संदर्भ में, राष्ट्रपति प्रकार की प्रणाली में, हमारे यहाँ पर और अमेरिका में भी राष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले केवल एक प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, उसे कहते हैं महाभियोग। हमारे यहाँ पर आप जानते हो कि हमारे यहाँ पर जो अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो है 61, उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पहले हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रक्रिया है वो हमने कौन से देश से ली है? अमेरिका से ली है। तो महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल एक पदाधिकारी को हटाने के लिए किया जाता है, वो है देश के महामहिम अर्थात राष्ट्रपति। इसके बाद अगला पॉइंट हो गया अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली। पेज नंबर 17 पर आप देखेंगे, पेज नंबर 17, और बुक जो है ये वाली है, क्योंकि बीच में मैं बताना कई बार भूल जाता हूँ, इसीलिए जब याद आता है तो मैं बता देता हूँ, अन्यथा जिनके पास बुक नहीं होंगी उन्हें लगेगा कि मैं किस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ अर्ध अध्यक्षात्मक प्रणाली, इसे कहते हैं सेमी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया, बस ये समझ लीजिए कि ये प्रणाली ऐसी है कि भारत और अमेरिका के दोनों के बीच में अगर हम कोई प्रणाली अपनाएं तो वो ये होगी। बीच में किस लिए? अमेरिका में राष्ट्रपति प्रकार की प्रणाली है, लेकिन प्रधानमंत्री का कोई पद नहीं है। भारत में संसदीय प्रकार की प्रणाली है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, राष्ट्रपति केवल नाम का मुखिया है, वास्तविक अधिकार, रियल पावर किसके पास में है? प्राइम मिनिस्टर के। तो ऐसे बीच की स्थिति, राष्ट्रपति भी है, जैसे अर्ध राष्ट्रपति प्रकार की प्रणाली का जो उदाहरण है वो कौन सा है? वो एग्जाम्पल है रूस और फ्रांस। अर्ध, तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है, लेकिन जो शक्ति का पलड़ा है वो किसकी ओर झुका हुआ है, यानी कि बैलेंस जो है, बैलेंस किसकी तरफ है? बैलेंस में ज़्यादा ताकत जो है प्रेसिडेंट को दी गई है। ऐसी प्रणाली को अर्ध राष्ट्रपति प्रकार की प्रणाली कहा जाता है। फिर अगला दे दिया संसदीय प्रकार की प्रणाली। ये मैं समझा देता हूँ क्योंकि भारत के संदर्भ में देखिए, ये जो प्रणाली होती है इसे कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या संसदीय प्रकार। इसका मतलब ये होता है कि इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उन्हीं प्रतिनिधियों के द्वारा कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव बनाई जाती है जो सरकार कहलाती है। तो इसलिए इस प्रणाली के अंदर जो विशेषताएं हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो राष्ट्रपति इसमें नामचारे का मुखिया, सांकेतिक मुखिया कह दीजिए, मैं आम भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि बुक में लिखा ही हुआ है सांकेतिक मुखिया। और जो प्रधानमंत्री होगा वो क्या होगा? वो वास्तविक रियल पावर जो होगी वो किसके पास में होगी? वो होगी प्रधानमंत्री के पास में।
और अगला पॉइंट क्या होगा इसके अंदर, ये भी संसदीय प्रकार की प्रणाली जो है ये भी दो प्रकार की होती है। एक तो कहलाती है प्रतिनिधि प्रकार की प्रणाली। प्रतिनिधि प्रकार का मतलब हो गया कि रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, और एक होता है प्रत्यक्ष, इसे कहा जाता है डायरेक्ट। क्या मतलब है इन दोनों का और भारत में कौन सा है? तो हम भारत के अंदर जो भारत में ये प्रणाली है, और बहुत ही गिने चुने देश हैं जहाँ इस प्रकार की प्रणाली है, जिसमें से एक देश है स्विट्जरलैंड। प्रतिनिधि प्रकार की प्रणाली वह होती है जिसमें आम जनता चुनाव में मतदान करके अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और सरकार उन प्रतिनिधियों के द्वारा चलाई जाती है। क्या एग्जाम्पल हो गया हमारे यहाँ? अगर हम बात करें हमारे यहाँ सांसद, विधायक, इनको कहते हैं एमएलए और एमपी। तो केंद्र में सरकार जो है वो एमपी के द्वारा गठित होती है, और राज्यों में राज्य सरकार का गठन एमएलए के द्वारा किया जाता है। ये दोनों के दोनों ही जो है जनप्रतिनिधि कहलाते हैं। इसी को प्रतिनिधि प्रकार की संसदीय प्रणाली कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रणाली क्या होती है? प्रत्यक्ष प्रणाली वो होती है जिसमें कोई भी सरकार को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जनता के पास वापस जाना होगा। जैसे अगर कोई कानून बनाना है, मान लीजिए हमारे यहाँ संविधान में संशोधन किया गया 104वां, और इसमें एक आ गया कि आंग्ल भारतीयों के लिए आगे से लोकसभा में कोई आरक्षण नहीं होगा, ना विधानसभाओं में आरक्षण होगा। ऐसा कानून यदि स्विट्जरलैंड में लाना होता तो पहले वो जनता के मत जानने के लिए, मतदान के लिए प्रस्तुत किया जाता, और यदि जनता बहुमत से उसके पक्ष में मतदान करती तो स्विट्जरलैंड की संसद में जाकर वो कानून बनता। लेकिन भारतवर्ष में ऐसा कोई विकल्प नहीं है। जनप्रतिनिधि सांसद मिलकर यदि बहुमत से कोई निर्णय पारित करते हैं संसद में तो वो कानून बन जाता है। तो इसे ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र में दूसरी विशेषता और है, वो ये है कि यदि जनप्रतिनिधि के कार्य से वहाँ के लोग जिन्होंने उसके लिए मतदान किया वो खुश नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, उसे कार्यकाल से पहले वापस बुला सकते हैं। भारत में ऐसा कोई विकल्प नहीं है। भारत में जनप्रतिनिधि यदि अन्य कोई नियम लागू ना हो, जैसे उसने पार्टी बदल दी चुनाव जीतने के बाद, या अन्य कोई तकनीकी कारण हो, तब तो उसे हटाया जा सकता है, लेकिन जनप्रतिनिधि को जनता वापस नहीं बुला सकती। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के दो प्रमुख लाभ है कि राइट टू रिकॉल कहते हैं इसको। ये खूब चर्चा चलती है कि वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए, यही राइट टू रिकॉल, यानी कि कार्यकाल से पहले बुलाया जा सकता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर समझ लीजिए, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका, और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो है वो कहलाता है भारत, यानी कि जनसंख्या हमारी सबसे ज़्यादा होने के कारण। चीन में क्योंकि साम्यवाद है इसीलिए उनको सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं कहा जाता।